of is the phenomena of temporary electrification of a conductor. Temporary phenomena process. सर इसको क्वेश्चन है हम लिखते फिनोमेना है लेकिन बोलते फिनोमेना। हाँ वो बोलने का तरीका है, बस बोलते फिनोमिना है उसको और लिखते फिनोमिना। आप लिखते कि नो हो लेकिन बोलते नो। हाँ वही फिनोमेना तो वो बोलती है। अरे वो वाली चीज बोल रहा है, बोला जाता है इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ वो साइकोलॉजी और साइकोलॉजी वाला। सर कितने बड़े फिजियोलॉजी ये देखो तो आइडेंटिटी बोलते हैं। वही तो मैं भी कह पेपर ना सब अच्छे गए नहीं है क्या कहते हैं पेपर अच्छे गए नहीं अरे 375 है चुप रह तू पेपर अच्छा नहीं है इंग्लिश का? इसका तेरा पेपर था आज नहीं तो अभी सब बात कर रहे हो ना अच्छा लग रहा साइकोलॉजी से सर सॉरी अच्छा लग रहा आवाज आ रही है हर्ष? यस सर। ओके हमारी भी जा रही है हाय हेलो फ्रेंड। हेलो। चलिए जी, it is the phenomena of temporary electrification of a conductor. Temporary electrification of a conductor. Temporary electrification of a conductor in which opposite charges appear at its closer end. In which opposite charges appear at its closer end. Appear at its closer end, and similar charges appear at its farther end, and similar charges appear at its farther end, in the presence of a nearby charged body. In the presence of Farther. farther, farther, and in the presence of a nearby charged body. Nearby charged body. Nearby charged body. यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम है. है एक बॉडी के अंदर दूसरे में आ गया कंडक्टिंग रॉड और ये है इंसुलेटिंग स्टैंड. Insulating stand. इधर लिखेंगे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और इस तरफ है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और
ये है पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड, पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज है और बिल्कुल सीधी सीधी बात है कि ये यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई वायर भी लगाने की जरूरत नहीं। किसी भी अगर कंडक्टर को मैं चार्ज करना चाहता हूँ तो उसमें मेरे को वायर भी लगाने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन यही प्रोसेस होता है कि उसके नजदीक लाने से भी ये काम हो जाता है। ठीक, और ये कॉन्सेप्ट जो है, ये कॉन्सेप्ट आजकल वायरलेस चार्जर्स में यूज किया जाता है। जो वायरलेस चार्जर्स होते हैं ना, मोबाइल फोन के भी चार्जर होते हैं, ब्लूटूथ स्पीकर्स के भी चार्जर्स होते हैं, वायर लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही चार्ज होते हैं। तो उसमें ये यूज हो रहा है। यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। रीजन क्या है कि पॉजिटिव को नेगेटिव अट्रैक्ट करता है, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आकर इकट्ठे हो जाएंगे और जितने भी प्रोटॉन्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पर हैं। और फिर वही बात है, आप कहोगे कि आपने यहाँ पर प्रोटॉन्स कैसे दिखा दिए। प्रोटॉन्स तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, तो प्रोटॉन्स बाहर कैसे निकल गए? क्या न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो गया क्या कि न्यूक्लियस के बाहर निकल कर आ गए? तो ये याद रखिएगा कि अगर कहीं पर भी ये पॉजिटिव पॉजिटिव सिंबल मैं लगा रहा हूँ तो उसका मतलब क्या है कि वहां से इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन हुआ है, वहां पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो फिर क्या है? तो हमने ये कहा कि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी पॉजिटिव चार्ज से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर प्रोटॉन्स है। समझ गए? जब भी कभी अगर सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम की वैलेंसी हम बोल देते हैं 1+। 1+ का मतलब क्या है कि वहां से उसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करा। मैग्नीशियम की 2+, उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करे। तो जितने इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे उतना ही प्लस 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 चार्ज बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, बस समझ में आ रहा है? ये चीज क्लियर है? यस सर। ठीक है, उसके बाद कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज देखनी है इलेक्ट्रिक चार्ज की। नेक्स्ट हेडिंग है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टीज basic properties of basic properties of electric charge। लास्ट क्लास में मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताया था। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो डेवलप होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज को बिल्कुल बेसिक फंडा जो हमने समझा था, जो 10th क्लास में भी समझा था, कि अगर हम किसी ग्लास रॉड को एबोनाइट क्लॉथ पर रब करते हैं तो उसके अंदर टेम्परेरीली एक थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है कि वो हल्के हल्के ऑब्जेक्ट्स को, जैसे कि फेदर हो गया या छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर हो गए, वो उनको अट्रैक्ट कर देता है अपनी तरफ। ठीक है, तो वो जो एक अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आई उसके अंदर, उसी को हम चार्ज बोल देते हैं। और चार्ज जो होता है, चार्ज हमने ये कहा कि चार्ज की कोई क्या ऐसा यूनिट भी होती है? चार्ज का कोई डायरेक्शन होता है? नहीं जी। किसी भी डायरेक्शन में कहीं पर भी कागज के टुकड़े पड़े हुए हो वो उसको अट्रैक्ट कर देता है अपनी तरफ। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पहले लाइन अप करता हो और फिर अट्रैक्ट करे, ऐसे नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, कोई डायरेक्शन नहीं है उसकी। दूसरी चीज कि चार्ज को जो स्टडी करा गया तो हमने ये कहा कि चार्ज की जो यूनिट है वो कूलम होती है। ऐसा यूनिट कूलम होती है। और इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ये वही चीज है जो 10th में करी। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, सिर्फ चार्ज करके एक चीज होती है, ये तो हमने पढ़ा था 10th में, लेकिन उसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है वो नहीं पढ़ा, वो हमने नहीं पढ़ा। हमने तो चार्ज के बाद में सीधा सीधा ये पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी में कि अगर किसी एक पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से उठाकर किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो हम ये कहते हैं कि वहां से इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में जो काम करना पड़ा उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल देते हैं। तो हम सीधा चार्ज के बाद सीधा हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर पहुंच गए थे। चार्ज की भी क्या कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमने नहीं करा, तो वो अब करना। तो आप ये देखेंगे कि हर चैप्टर में, हर टॉपिक में ज्यादातर वही चीजें हैं जो आपने 10th में करी। फॉर एग्जाम्पल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वो सब आप कर चुके हैं। मिरर भी करा है, लेंस भी करा है, ठीक, पावर ऑफ अ लेंस भी करा है, वो अकोमोडेशन अकोमोडेशन ऑफ आई, ठीक है।
कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस, वो सारी चीजें करो, सब कुछ है यहाँ पर टेंथ में, बस थोड़ा 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 एक्सटेंशन कर दिया है उसमें, थोड़ी थोड़ी चीजें बढ़ गई हैं और कुछ नहीं। उसके बाद और 11th की कोई भी चीज, अगर कोई भी टॉपिक ऐसा रह गया हो 11th का कि ये लगता हो कि 11th की ये चीज मुझे नहीं आती 12th कैसे होगा, तो उसमें कोई रिलेशन है ही नहीं, दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की तीन बेसिक प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी नोट करिए, एडिटिविटी, एडिटिविटी, ए डबल बी आई पी आई विटी, एडिटिविटी। It means that the total charge of a system, it means that the it means that the total charge of a system is the algebraic sum of it means that the total charge of a system is the algebraic sum of all individual charges all the individual charges located at different points inside the system, located at different points inside the located at different points inside the system. If a system contains if a system contains n charges Q1, comma Q2, comma Q3, comma dot 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 till Qn, then its total charge is Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3 plus dot 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 till Qn। ये होता है। और सिस्टम की बात हम क्या करें, सिस्टम क्या है यहाँ पर, मैं कई जगह आपको सिर्फ सिस्टम 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 मेंशन करूंगा। तो सिस्टम यहाँ पर क्या है, सिस्टम यहाँ पर कोई भी कंडक्टर, कंडक्टर को हम सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, जब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वाले की बात करेंगे तो वहां पर जब हम सिस्टम की बात करेंगे, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस वाला भी आगे नेक्स्ट चैप्टर आएगा, तो वहां जब हम सिस्टम की बात करेंगे तो सिस्टम कुछ भी हो सकता है। एक माइक्रोफोन हो सकता है, एक सीडी प्लेयर हो सकता है, एक टेलीविजन हो सकता है, एक रेफ्रिजरेटर हो सकता है, कुछ भी। वहां पर हम सिस्टम की बात करेंगे तो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है। ठीक, यहाँ अभी इलेक्ट्रिक चार्जेस में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट कंडक्टर, सिस्टम का मतलब कंडक्टर। ठीक है, तो ये तो एडिटिविटी है पहली प्रॉपर्टी। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सेकंड प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इसमें है it means that the total charge Q of a body means that the total charge Q
of a body is always an integral multiple is always an integral multiple is always an integral multiple of a basic quantum of charge of a basic quantum of charge. That is basic quantum of charge के आगे ब्रैकेट में मेंशन कर देना स्मॉल p. That is q is equal to n into e. Q is equal to n into e. यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, e क्या है, इलेक्ट्रॉन पर एक चार्ज. तो अगर इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है उसको हम बोल देते हैं बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज. मतलब अगर मैं चार्ज की बात करता हूँ ना तो चार्ज को हमेशा हम इलेक्ट्रॉन से कंपेयर करके चलते हैं, क्योंकि हम ये कहते हैं कि दुनिया में जितने भी मैटर हैं तो कंडक्टर जो है, कंडक्टर भी तो किसी ना किसी मैटर से ही मिलकर बना है. वो मैटर कौन सी टाइप का हो जाएगा, वो सॉलिड होगा, सॉलिड, लिक्विड या गैस. ठीक है, लिक्विड जो है वो भी कंडक्टर होते हैं, लेकिन लिक्विड का कंडक्शन प्रोसेस अपने सिलेबस में नहीं है, वो फर्दर आगे की आप ग्रेजुएशन वाली क्लासेस में देखेंगे, यहाँ नहीं. तो हम यहाँ पर सॉलिड की बात करेंगे. तो सॉलिड के अंदर हम ये कहेंगे कि सबसे छोटा पार्टिकल क्या, एटम. एटम में भी जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उसमें न्यूक्लियस के अंदर आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आ जाएगा. उनको तो क्या स्टडी करेंगे, वो जो घूमता रहता है वो क्या है, वो तो इलेक्ट्रॉन ही है. तो एटम में भी सबसे छोटी चीज जो मेरे को दिखाई देती है वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है. प्रोटॉन न्यूट्रॉन को मैं स्टडी नहीं कर सकता, न्यूक्लियस के अंदर बंद है, तो मैं तो इलेक्ट्रॉन को स्टडी करूंगा. तो इलेक्ट्रॉन से ही कंपेयर करके हम किसी भी बॉडी का चार्ज निकाल सकते हैं. हमें ये मालूम है कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतना है, और हमें अगर ये पता चल जाए कि किसी भी बॉडी के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करो, चार्ज आ गया. सही है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. ठीक है. अच्छा, थर्ड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इसमें है, this law states that this law states that the total charge of an isolated system remains constant. The total charge of an isolated system remains constant. Second, the electric charges can neither be created nor destroyed. The electric charges can neither be created nor destroyed. They can only be transferred from one body to another. create होता तो है induced charge They can only be transferred from one body to another. क्या है कि जो हमने इंड्यूस्ड चार्ज की बात करी ना, तो इंड्यूस्ड चार्ज है क्या, चार्ज बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का ही तो खेल है. इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव करना शुरू कर जाए कहीं पर भी
तो हम ये कहेंगे कि वो इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो कर रही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मैं कहीं बाहर से नहीं लेकर आया, इलेक्ट्रॉन सारे के सारे उसके अंदर ही हैं। जो भी कोई कंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन सारे उसी के अंदर है। तो वायर को मैंने बाहर से इलेक्ट्रॉन सप्लाई नहीं करे। इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स का कुछ ना कुछ चार्ज तो होगा, तो वो चार्ज तो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर स्टोर रहता ही है, तो उसको हमने कहीं से भी उसके अंदर पैदा नहीं करा, समझ गए। वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया। अब हम बात करते हैं, हाँ सुनिए, अब हम ये कहते हैं कि जैसे हमने तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास केमिस्ट्री में करा है, तो वो वाली चीज क्या इससे जुड़ी हुई लगती है, दिखाई देता है ये शायद जुड़ी हुई है। हमने ये सुना है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डेस्ट्रॉयड, इट कैन बी जस्ट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो वही चीज है कि अगर हम जनरेटर की बात करें तो जनरेटर में भी क्या है, मैकेनिकल एनर्जी है। मैकेनिकल एनर्जी कहाँ से आई, फ्यूल के बर्न होने से, तो फ्यूल के बर्न होने से वो एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन गई, समझ गए। तो वही फंडा यहाँ पर भी है कि चार्ज जो है वो पैदा नहीं करा, चार्ज पहले से ही था। उसको हमने क्या करा कि अगर मान लीजिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की भी बात करें, तो मैं एक चार्ज मेटालिक रॉड लेकर आया था, मैं एक चार्ज मेटालिक मेटालिक रॉड नहीं सॉरी ग्लास की रॉड लेकर आया था। तो उससे क्या हुआ कि उसके अंदर चार्ज डेवलप हो गया, एक दूसरी बॉडी के अंदर, एक दूसरी कंडक्टिंग बॉडी के अंदर। तो जो मैं ग्लास रॉड लेकर आया था जो ओरिजिनली चार्ज थी, उसका चार्ज तो थोड़ा थोड़ा कम होगा ना, समझ गए, क्योंकि उसने उसको चार्ज करा। अगर हम बात करते हैं किसी पावर बैंक की, फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि हम बैटरी से बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, तो पावर बैंक से मैं अपने मोबाइल को चार्ज कर रहा हूँ, तो पावर बैंक की एनर्जी कम होती जाएगी और मेरे फोन की बैटरी की एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो वो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होगी। और बेसिकली इसमें भी क्या हुआ, चार्जेस का फ्लो हुआ, इसमें भी चार्जेस का फ्लो हुआ। वो पावर बैंक में कहाँ से एनर्जी आई, सप्लाई लाइन में से। सप्लाई लाइन में कहाँ से एनर्जी आई, कोल के बर्न होने से, थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट में बिजली बनती है, या हाइड्रो पावर प्लांट, या फिर वो विंड मिल वाली जो होती है, या सोलर पावर, कोई भी, मतलब एनर्जी ही है बेसिकली, ये एनर्जी की फॉर्म, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद एक एक न्यूमेरिकल देखिएगा। हाँ इसकी तो ये हाँ तीन तो टोटल प्रॉपर्टीज है चार्ज की, और उसमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के सिर्फ दो लॉ, ठीक। और इस एडिटिविटी से ही रिलेटेड जो है एक अलग से बताया जाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। पढ़ा है, कभी क्लासेस हुई क्या स्कूल में शुरू, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्वांटम फिजिक्स में होता है जब एक साथ दो क्रिस्टल होती है, मतलब हम ये क्वांटम कंप्यूटर। हाँ हम ये कहते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये है कि अगर मान लीजिए कहीं पर भी 2 3 4 5 10 50 कितने भी बहुत सारे वोल्टेज सोर्सेज लगे हुए हैं, बहुत सारी बैटरीज लगी हुई हैं किसी एक सिंगल सिस्टम के साथ, तो हम ये कहते हैं कि एक टाइम पर हम एक बैटरी की फंक्शनिंग को स्टडी करेंगे। और ये कहते हैं कि चलिए रेजिस्टेंस निकालना है, तो एक बैटरी की वजह से निकाला, दूसरी की वजह से निकाला, तीसरी की वजह से निकाला, और एक की वजह से निकाला तो अगर 10 बैटरीज कनेक्टेड है तो बाकी 9 को हम ये मान लेंगे कि वो जीरो पोटेंशियल पर है, वो काम ही नहीं कर रहा। फिर दूसरे की वजह से निकाला तो बाकी 9 को मान लेंगे कि वो बेकार है। सबका अलग अलग निकाल के सबको ऐड कर देते हैं, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सही है। तो वो अभी बताऊंगा, वो एडिटिविटी से ही रिलेटेड है। अगला इसमें एक क्वेश्चन है, नोट करेंगे, इफ अ बॉडी गिव्स आउट if a body gives out 10 to the power 9 electrons every second, the body gives out 10 to the power 9 electrons if a body gives out 10 to the power 9 electrons every second, how much time is required to get a mass? How much time is required? How much time is required to get a total charge of 1 coulomb from it, to get a total charge of 1 coulomb from it?
टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इट। तो अब इसमें ये देखिएगा कि if a body gives out 10 to the power 9 electrons every second, अच्छा, तो number of electrons given out in 1 second, एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें दे दिए 10 to the power 9, ठीक है। therefore charge given out in 1 second, एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन 10 to the power 9 दिए गए। तो बाय दिस मेथड अगर मैं ये कहूंगा कि एक सेकंड में 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स दिए गए, यानी कि n की वैल्यू तो 10 to the power 9 हो गई, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 into 10 की पावर माइनस 19, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। चार्ज गिवन आउट इन 1 सेकंड इज इक्वल टू 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 9। ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और इतने इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास हो गया 1.6 into 10 की पावर माइनस 10, क्या हो गया कूलम, ठीक है। तो अब ये पूछ रहे हैं कि एक कूलम हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इट। तो वही चीज है कि मुझे मालूम है कि इतना कूलम ऑफ चार्ज कितने टाइम में मिल रहा है, एक सेकंड में। वो पूछ रहे हैं 1 कूलम कितने में मिलेगा, तो टाइम पूछ रहे हैं। जो चीज पूछी जाती है उसको राइट पर रख लेते हैं और यूनिटरी मेथड से सॉल्व करो। सिंपल कितना है इसमें 8 into 10 उन्होंने ईयर्स में निकाल के बताया, सेकंड्स में आ गया, ईयर्स में निकाला है उन्होंने। सेकंड्स में आया 6.25 into 10 की पावर 9, 6.25 into 10 की पावर 9 ये आया 1 पॉइंट। बिल्कुल करा तो बिल्कुल सही है तुमने। इसमें हमें क्या निकालना है, हमें टाइम निकालना है। तो टाइम देखिएगा, टाइम में हमने ये कहा 1.6 into 10 की पावर माइनस 10 कूलम, 1.6 into 10 की पावर माइनस 10 कूलम चार्ज is transferred in 1 second। इतना कूलम चार्ज एक सेकंड में ट्रांसफर किया जा रहा है, ठीक है। तो 1 कूलम कितने में किया जाएगा, therefore 1 कूलम चार्ज will be transferred in 1 के लिए निकालेंगे तो यूनिटरी मेथड ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 अपॉन 1.6 into 10 की पावर माइनस 10 सेकंड, 10 की पावर माइनस 10 ऊपर चला जाएगा, तो 1.6 का एक पॉइंट गया तो ऊपर 0 आ गया, 10 into 10 की पावर 10 अपॉन 16 सेकंड। अब आप एक काम करिए, ये जो 10 की पावर 10 है ना, यहाँ से आप 3 जीरो निकाल लो तो 10 की पावर 7 बचेगा। मैंने इसमें से 3 जीरो निकाल लिए, 1 एक तो 0 था ही, 1 2 3 ये हो गया। यहाँ बचेगा 10 की पावर 7 और अपॉन में 16 है, तो 16 6 96, 100 माइनस 96 हो गया 4, 4 0 40, 16 2 32, 40 माइनस 32 हो गया 8, 8 0 80, 16 5 80, ये हो गया 625 into 10 की पावर 7, 625 into 10 की पावर 7 सेकंड, ये हो गया। चाहे तो इसको यहीं पर छोड़ दीजिए, और जब इतना ज्यादा सेकंड्स में इतनी बड़ी वैल्यू आ रही है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं आवर्स में। आवर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सेकंड है, ये सेकंड है, आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, अपॉन 3600, ठीक है भाई। एक सेकंड में मतलब एक आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं, तो ये आवर्स में कन्वर्ट हो गया है। जब आर में आ गया, आर भी बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी। जब आर्स में आया तो मैं इसको ईयर्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, कैसे कैसे बिल्कुल। आप क्या करेंगे कि जरूरत है
तो जरूरत नहीं है, वैसे तो यहाँ पर भी हो गया 625 into 10 की पावर 7 सेकंड, छोड़ दो चाहे तो इतना ही छोड़। लास्ट में हमको क्या करना है कि आप यहाँ पर इसको 24 से भी डिवाइड कर दो, उतने डेज आ जाएंगे, और फिर अगर ईयर में निकालना है तो 365 से डिवाइड करो, बस ये करना है। तो फाइनली आंसर तो 625 into 10 की पावर 7 सेकंड्स भी छोड़ सकते हो, उन्होंने 198.18 ईयर्स ये कर रखा है। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, नोट्स में मैंने इंक्लूड करा। ठीक, अगर ये चालू में बता दें तो ऑफ कोर्स मल्टीपल ईयर्स आए होंगे, तो फिर उन्होंने 365 किया हुआ, तो 365 ही ले लेते हैं, जनरली 366 और 4 साल में क्या फिर आंसर तो लगाया ना। अरे नहीं, ये कह रहा था 65 है ना उनकी मर्जी। अच्छा आंसर आ गया। Yes. 400 वाला चाहिए मतलब 400 से कर लो डिवाइड। वो ज्यादा वैसे सोच रहा था कि भाई हर 4 साल में एक बार तो एक दिन बढ़ता ही है। तो लेकिन आज तो 1.48 लिखा है 625 into 10 की पावर 7 सेकंड लिखो, छोड़ो झंझट खत्म। ठीक है, अब तुम देखना क्या कैलकुलेशन मिस्टेक करी है। अब मेरा सही है, 6.2 into 10 की पावर 9। अच्छा वो सही। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, नेक्स्ट टॉपिक इसमें कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक्स थे जो लास्ट ईयर कोविड की वजह से हटा दिए थे, लेकिन इस बार मैं कुछ छोड़ूंगा नहीं, सारा ही करूंगा। तो मैं 16 की टेबल क्या 16 की टेबल अच्छा, चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये टॉपिक थोड़ा थ्योरेटिकल है। 11 की आदत मेरे को लगा हाँ 11 भी याद है। ये अच्छा है। चलो बताना 27 7 से हाँ इजी है यार। 27 इजी है करके बस फटाफट वो जमाने की कैलकुलेटर को बता दो। 169 189 29 क्या भाई मैंने मैथ्स का परसों से दिखा रहा हूँ। 189 पता है। कल जो तूने कांड करे मैंने इंडिया से लेवल देखा उसमें 7 के मैथ्स है। दिवाली मुझे लगा कि इंडिया से लेवल में अरे वो आदत है ना मेरी भी करना है। बस क्या है अलग से करनी जरूरत नहीं पड़ेगी। अलग से करने की जरूरत नहीं है। उसमें बहुत हाई फाई मतलब वो वाला नहीं है कि मतलब बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है आईआईटी वाला। और जनरली क्या करते हैं कि बच्चे आईआईटी की प्रिपरेशन करते हैं और साथ में एनडीए का भी दे देते हैं। एनडीए का तो ऐसे ही हो जाता है। जैसे अभी स्कूल वाले ने उससे पेपर बनाया एसएल से। किससे एसएल एसएल से तो वही अब करे ना एनसीईआरटी ना करे ना। भाई एसएल कर दो क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत हाँ, कम दे उसमें हो रखा जाता है, है। बहुत कम दे रखा है। अभी अगर डिफरेंस ही दिखा दूंगा ना, नहीं मेरा तो होगा मैं टेस्ट तो कह रहा है कि स्कूल वालों ने एसएल से बनाया था पेपर। एसएल अरोड़ा ही बेस्ट है। एक प्रदीप फिजिक्स भी है, लेकिन प्रदीप फिजिक्स में ना मतलब छोटी छोटी चीजों को भी बहुत सर ज्यादा एक्चुअली वो ना मैंने 11th की ली थी, वो एक हिस्से की थी, दूसरी की थी। तो मैंने पहले सोचा पहले एनसीईआरटी करते हैं, तो फिर एंड में मुझे पास होने लायक ऐसे यूट्यूब वीडियोस का सहारा लेना पड़ा। यही हुआ करे थे। वो भी गए फिजिक्स तो पूरा पता नहीं सबके ऑनलाइन हाँ पता नहीं कैसे वैसे हम तीनों की ऑनलाइन है मेरा आगे मुझे ये पता था कि शायद पेपर ऑनलाइन हो जाए चलो ठीक है आगे देखते हैं। मतलब तेरी कुछ भी तैयारी नहीं हुई चार्ज की बात किया तो सुपर पोजीशन है ना सर आपने बोला था ना ऐसा ही है। ऐसा हो गया। चलिए जी आगे देखते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज वर्सेस मास, ये मैं टॉपिक लिख रहा हूँ, उसके बाद सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा 7-8 पॉइंट्स हैं, वो सारे नोट करने की जरूरत है। इन्होंने ये भी क्वेश्चन दिया था क्या क्या इलेक्ट्रिक का वो दे दिया उन्होंने हाँ, वो डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इसके इस फॉर्मूला के साथ मास का क्या होगा। और हमने फॉर्मूला दिया नहीं, बस इलेक्ट्रिक का दे दिया कि उसके लिए ई डिनोट कर देना डायमेंशनल फॉर्मूला में उसके मास का डायमेंशन क्या है। अरे वो तुम्हें पहले उसके हिसाब से तुम्हारा तो सही तुम्हारा तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का मास के साथ रिलेशन अगर आपको पता होगा तभी आप चीट कर पाओगे। हाँ तो वो गलत है, कितना मास का था वो गलत। कितने मार्क का था भाई मास का डायमेंशनल फॉर्मूला, अच्छा ये मास पूरा केस स्टडी था। नहीं, अच्छा मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? मास का मास का तो है ना, M तो वो कह रहे हैं कि उसको आप रिलेट करिए इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में और फिर बताइए। तो वो सर फिर इनका स्कूल ना हाई लेवल है सर कि आगे हाई की लेवल तैयारी कराते हैं टीचर हाई लेवल है। तुम्हारे 10th में भी तो पेपर में क्वेश्चन आया था हाँ जो तुम लोगों ने मेरे को बता के मेरा दिमाग खराब कर दिया। टेंथ से परेशान कर रखा है। वो आता नहीं है कुछ क्या करके टेस्ट ऑनलाइन क्लास अभी तो एक ही हर्ष है बस। हर्ष समझ में तो आ रहा है कुछ, इधर की बातों से डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा हो रहा है।
आ रहा है थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत आ रहा है। चलिए नेक्स्ट टाइम से ऑफलाइन ही आना फिर। सर वो जो वहाँ रहते थे दिल्ली तो आप तो वो पहले अभी उसके एग्जाम चल रहे हैं। अच्छा मतलब फिर आप आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे अब वो पता नहीं कौन सकता है। जो रहते थे सर मेरे ना दो लड़के थे जो दिल्ली से ले रहे थे एक क्लास। था ग्रुप करके ग्रुप मोहम्मद ध्रुव, हाँ, और एक समक्ष वो मेरठ से ले रहा था क्लास। सर उन्होंने एक भी क्वेश्चन सीधा नहीं, प्रोजेक्टाइल अच्छा है ना 5 नंबर का था, मुझे लगा ये तो 5 नंबर आ जाएंगे, उसमें भी 4 है। उन्होंने बोला था वर्टिकल एक्सिस का एंगल लेना है, मैंने वही लेके आ गया नीचे वाला, और लेना हमें 90 माइनस और मार्क्स कितने हैं? हैं मार्क्स नहीं 32 सर बहुत होते अरे हैं। सर इससे मार्क्स है अरे 50% से कम तो और तुम्हारे कितने हैं? 37.5 37.5 ज्यादा ले आया तुमसे। हाँ मैं मेहनत किया हूँ ना हाँ इसके नंबर मेरे आते नहीं रोबी अब सुनिएगा theoretical तुमने भी बताया नहीं और तुम्हारा भी आया नहीं रिजल्ट। सर ऑनलाइन है ऑनलाइन सर मेरी ऐसा है मैं पास हो जाता है बहुत देर से खुशी होगी। मेरा मैथ्स का हमारा पेपर result में क्या दो था? छूटे क्वेश्चन सर रात जाके तो तगड़ा पढ़ मेहनत से सर बस पर कितना वही है? पढ़ा हूँ तारीफ करने लायक पास होने लायक मुझे मुझे कुछ नहीं आता था। ठीक है, अच्छी बात है। एग्जाम में तो पढ़ना भी चाहिए। चलिए जी आगे देखते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज और मास, ये सिर्फ ये चीज सिर्फ बताऊंगा, इस चीज को नोट नहीं करवा रहा हूँ, नोट्स में दे दूंगा। इलेक्ट्रिक चार्ज वर्सेस मास थ्योरेटिकल है कॉन्सेप्ट। पहला है इलेक्ट्रिक चार्ज में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। whereas mass is always positive, mass नेगेटिव नहीं हो सकता। सेकंड है इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है कि वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, है ना। Q इज इक्वल टू एनी जो लिखवाया था, Q इज इक्वल टू एनी, कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसी हिसाब से चार्ज की वैल्यू घट या बढ़ सकती है। हाँ सर वो उसकी करंट की फंडामेंटल वो क्या होगी डेफिनेशन, क्योंकि मैं चार्ज का यूज करके लिखाया कि चार्ज पास पर सेकंड, उन्होंने आधा नंबर काटे और मुझे याद भी था उन्होंने कुछ ऐसा करवाया था। नहीं, यही है। mm of hg में इतना वर्क करेंगे तो उन्होंने कुछ ऐसा लिखवाया था। बीटेक है क्या? हाँ बीटेक है, PhD इंजीनियर है, PhD पीएचडी है, तो थोड़ा ज्यादा डीप में चले जाते हैं। चलिए चलिए उन्होंने बोला था कि करंट फंडामेंटल क्वांटिटी है तो किसी और क्वांटिटी का यूज करके डिफाइन कर सकते हैं। क्या हो गया सर? अरे वो परेशानी अपनी बयान कर रहा था। कोई बात नहीं, तो खत्म होगी 11वीं पास हो हाँ तो 12वीं में भी करेगा ना वो। चलो कोई नहीं, अब देखो क्वांटाइजेशन ऑफ मास इज नॉट येट एस्टैब्लिश्ड। मास का कोई क्वांटाइजेशन अभी तक एस्टैब्लिश नहीं होता है, तो मास को हम ये मानकर चलेंगे कि नॉट क्वांटाइज्ड है। हमारा नोबेल प्राइज मिल सकता है। क्यों? सर ऐसा कर देते हैं तो सर हो जाता है ना, ऐसे अच्छा। काम भी तो मिलता है। तो मास में कैसे होगा क्वांटाइजेशन, मतलब छोटे-छोटे पार्ट में करना। छोटे-छोटे पार्ट्स में। हाँ फिर मास नेगेटिव में एंटी कभी लग रही है? ये भी चला अरे झूठ बोल रहा है। सर कुछ बोलना चाह रहे हैं मतलब बस। मास नेगेटिव में हो सकता है, बस मास सिलेबस में नहीं है। मास नेगेटिव में कैसे हो सकता है? उसको थोड़ा कम कर दो, बढ़ा किसने दिया? अरे 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 बस आराम से। लगी मास एंटी नेगेटिव। एंटीमैटर। चलिए जी अगला देखते हैं। एटमॉस्फेयर में हाइड्रोनियम आयंस ट्रैवल करते हुए दिखे थे जी एंटीमैटर। चलिए थर्ड देखिएगा, चार्ज ऑन अ बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स स्पीड। अगर किसी भी बॉडी में कोई चार्ज है तो वो उसकी स्पीड पर डिपेंड नहीं करेगा, जितना उसकी स्पीड बढ़ा लो या घटा लो वो चार्ज उतना ही रहेगा। थर्ड है मास ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस विद इट्स स्पीड। ये इंपॉर्टेंट है, मास ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस विद इट्स स्पीड। अगर किसी भी बॉडी की स्पीड बढ़ जाती है तो मास जो है वो भी बढ़ेगा, है ना। अच्छा तो मैं तेज चल रहा हूँ तुम सबसे। ये एक प्रॉपर्टी है कि मास ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस विद इट्स चार्ज। किसी भी बॉडी मास ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस विद इट्स स्पीड। अगर स्पीड बढ़ती जाएगी किसी बॉडी की तो मास बढ़ता जाएगा, वो पता है। वो एक्चुअली मैं बता रहा हूँ क्या है, ये ना इम्पैक्ट वाली चीज है कि मास का इम्पैक्ट बढ़ता चला जाएगा, और मास का इम्पैक्ट ही मोमेंटम कहलाता है। इसीलिए मास इनटू वेलोसिटी करता है। वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। हाँ, हर केस में मास कांस्टेंट रहता है, हर प्लेनेट पर मास कांस्टेंट रहता है, लेकिन मास इंक्रीजेस विद स्पीड। जब स्पीड बढ़ती चली जाएगी ना किसी भी ऑब्जेक्ट की तो उसका मास बढ़ता चला जाएगा। वो क्या है कि वो मोमेंटली होता है कि उसी इंस्टेंट पर, और कभी भी ऐसा होता नहीं कि अगर कोई बॉडी जो है वो वेलोसिटी में है, अच्छी खासी वेलोसिटी में, अच्छी खासी स्पीड पर है,
तो आप उसका मास मेजर कर पाए, वो पॉसिबल नहीं होता। मास मेजर करने का एक ही तरीका है, कैसे कि भाई हम उसका इम्पैक्ट मेजर कर पाए। तो इम्पैक्ट जो है वो तो मोमेंटम है। तो सर मास की डेफिनेशन क्या होती मास की डेफिनेशन अमाउंट ऑफ क्वांटिटी, सॉरी क्वांटिटी ऑफ अमाउंट प्रेजेंट इन एनी मैटर, उसी को मास बोलते हैं। तो बात होगा ना, तो नहीं रखा है तो फिर डबल प्रेशर में मारूंगा तो वेट ज्यादा आएगा। तो ज्यादा आएगा, बस वही चीज। तो वो उसका इम्पैक्ट है सर वो समझ बेसिकली। नहीं आया है? मास कुछ का नहीं सर हो definition। गया। क्या बताओ ना। इसको सर मास नहीं की मैं ये कह रहा हूँ सर, आपने definition बोला क्वांटिटी ऑफ अमाउंट। क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एनी सब्सटेंस, उसको बोल देते हैं मास। यही है बेसिक डेफिनेशन मास की, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एनी सब्सटेंस। और वो कभी भी चेंज नहीं होती, वो कभी भी चेंज नहीं होती। लेकिन तो ये बोल रहे हैं कि स्पीड के साथ में, स्पीड अगर बढ़ती है तो मास बढ़ेगा, बेसिकली वो मास का इम्पैक्ट बढ़ता है। वो इसी वजह से, क्योंकि हम किसी भी मूवेबल सब्सटेंस का मास निकालना हमारे लिए पॉसिबल है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। फोर्थ है चार्ज इज स्ट्रिक्टली कंजर्व। चार्ज जो है स्ट्रिक्टली कंजर्व रहता है। चार्ज कभी भी बढ़ेगा या घटेगा नहीं, कभी भी क्रिएट नहीं होगा, कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा। जितना है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन पैदा नहीं। अब मास की बात करते हैं। मास इज नॉट कंजर्व्ड बाय इटसेल्फ एज सम ऑफ द मास मे गेट चेंज्ड इनटू एनर्जी और वाइस वर्सा। क्योंकि कुछ मास जो है वो एनर्जी में चेंज हो सकता है और कुछ एनर्जी मास में चेंज हो सकता है। ये तो पता हो। ये है, ऐसा कुछ करा था हाँ सर ये तो बोला तो ये, हाँ तो ये करा था ना। स्पीड ऑफ लाइट रिलेटिविटी स्पीड ऑफ लाइट है सर। अरे भाई रिलेटिविटी पूछ रहा हूँ सर, करा कब कर दिया। अरे 11th में नहीं कराया, ये केमिस्ट्री में तो करा होगा। Chemistry में था। केमिस्ट्री में करा होगा। सर थोड़ा ना कोई बात नहीं। नहीं ठीक है सर, करा होगा। सर थोड़ा ना कोई बात पढ़ाई थोड़ी इसको बोलते हैं आइंस्टीन्स मास एनर्जी नहीं सर, वो तो रिलेटिविटी से वो बोलते हैं। ये नहीं पता कि पढ़ा कब लिया। कोई बात नहीं, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से भी ये समझ में आ रहा है कि मास और वेलोसिटी, इन दोनों का, वेलोसिटी का स्क्वायर बेसिकली, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एनर्जी के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से मैं ये कहता हूँ कि एनर्जी को मास में कन्वर्ट करा जा सकता है, मास को एनर्जी में कन्वर्ट करा जा सकता है। तो इसलिए ये कहते हैं कि मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी मास में हो सकती है। यानी कि मैं ये नहीं कह सकता कि मास स्ट्रिक्टली कंजर्व है। ठीक है, उसको चेंज करा जा सकता है, उसको चेंज करा जा सकता है। चार्ज को किसी और चीज में चेंज नहीं करा जा सकता। सर एनर्जी की स्ट्रिक्टली कंजर्व नहीं है। एनर्जी तो स्ट्रिक्टली कंजर्व है। बट सर Energy। उसमें भी तो सर एनर्जी को मास में कन्वर्ट। मैं बताता हूँ, इसमें हमारा ना ये है कि वो जो हम एनर्जी की बात करते हैं वो इसकी बात करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी है हमारी और काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, तो वहां पर हम ये बोलते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पर जो मैं एनर्जी की बात कर रहा हूँ, ये वो वाली एनर्जी हो गई जो क्वांटाइजेशन से रिलेटेड है, यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि मैं बार बार घुमा फिराकर इलेक्ट्रॉन पर आ रहा हूँ, क्योंकि चार्ज माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक चीज ना कहकर हम इलेक्ट्रॉन ही गए तो ज्यादा बेटर है। ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर वही चीज है कि मास को ऐसे तो एनर्जी में कन्वर्ट करा जा सकता है, लेकिन वो मैकेनिकल एनर्जी की बात है, वो उस मतलब उसको जनरली स्पीकिंग एनर्जी बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये कहता हूँ कि मास को एनर्जी में करा जा सकता है, एनर्जी को मास में करा जा सकता है। तो इसलिए ये कहते हैं कि मास जो है वो स्ट्रिक्टली कंजर्व्ड नहीं है, जबकि चार्ज जो है वो स्ट्रिक्टली कंजर्व्ड है। चार्ज को किसी और चीज में कन्वर्ट नहीं करा जा सकता। ठीक है, उसके बाद है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस में बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो होती हैं वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। भाई पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल करेगा और नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा। अब मास की बात करते हैं, मास में भी कुछ अट्रैक्शन रिपल्शन होता है क्या? मास में अच्छा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो उसमें ये था कि एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अनदर बॉडी। ये तो 9th में पढ़ा था। ठीक है, तो वही चीज है। एक्चुअली 11th वाली ना, 11th वाले सर की याद नहीं दिलाना चाहता हूँ, तो उससे ये लगता है कि क्यों परेशान। 37 तो ठीक है। सर 37 से ठीक है, 24 ठीक नहीं होगी। किसके 24? तुम्हारे 70 में से रिलेटिव क्योंकि 70 में से ही है। तो पास तो हो गया, लेकिन नहीं आई है। होप तो अच्छे आए हैं। हाँ मुझे लगा 80 में। चलिए, 40 उसके बाद है ग्रेविटेशनल फोर्सेस बिटवीन टू मासेस आर ऑलवेज अट्रैक्टिव। हर बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट ही करती है, रिपल नहीं करती। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन।
उसके बाद अगला देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन डिफरेंट चार्जेस में कैंसल आउट। जो चार्जेस हैं, चार्जेस के बीच की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकती हैं। कैसे? हम ये कहेंगे कि एक बॉडी तो दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है, दूसरी बॉडी उसको रिपेल कर रही है, ठीक है, तो वो तो कैंसिल आउट कर सकते हैं एक दूसरे को। लेकिन मास में ये नहीं होगा, मास में तो वो अट्रैक्ट ही करती है। तो हमने ये कहा कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस बिटवीन डिफरेंट बॉडीज, ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन डिफरेंट बॉडीज may cancel out, gravitational forces between different bodies may cancel out, ये भी cancel out कर देंगे एक दूसरे को, समझे? तो इसके लॉज ऑफ ग्रेविटेशन की तरह ही होते हैं ना, इसीलिए इनका कंपैरिजन बताया जा रहा है। हॉलो स्फीयर में ग्रेविटेशनल भी 0 होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी 0 होगा। हाँ, ये मैं बात कर रहा हूँ चार्ज की, और ये मैं बात करता हूँ मास की। एक मास है m1 और एक मास है m2। तो जो चार्ज है, चार्ज क्या करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये इसकी तरफ और ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो जब ये अट्रैक्ट होकर मिल गए तो क्या होगा, दोनों ने एक दूसरे के फोर्सेस को कैंसिल आउट कर दिया, है ना भाई। वो अट्रैक्ट हुआ और उसने अट्रैक्ट किया, है ना, तो क्या हुआ कि दोनों ने अट्रैक्ट होकर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया फोर्सेस। यहाँ पर क्या है, ये रिपेल कर रहे हैं, ये कैंसिल आउट नहीं कर रहे। ये भी रिपेल कर रहा है और ये भी रिपेल कर रहा है, दोनों ही रिपेल कर रहे हैं, तो ये कैंसिल आउट नहीं कर रहे। तो इसीलिए ये बोला गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस में कैंसिल, मतलब में कैंसिल आउट का मतलब क्या है कि एक केस है इसमें एक केस ऐसा है जो कैंसिल आउट कर सकते हैं, दूसरा केस ऐसा है कि ये एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रहे। लेकिन जो मासेस हैं वो तो हमेशा अट्रैक्ट ही करते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस बिटवीन मासेस ऑलवेज कैंसिल, वो हमेशा कैंसिल आउट करेंगे। और इनमें क्या है कि मे कैंसिल, समझ गए दोनों में डिफरेंस। लास्ट और है, चार्ज्ड बॉडी ऑलवेज possesses some mass, कि अगर किसी बॉडी में कुछ चार्ज है तो उसमें हमेशा कुछ ना कुछ मास जरूर होगा। उसके बाद है मास का, मास जो है उसका पॉइंट है, अ बॉडी possessing mass may not have any charge। एक बॉडी जिसमें कुछ ना कुछ मास है उसमें जरूरी नहीं है कि उसमें कोई चार्ज हो, लेकिन अगर किसी बॉडी में चार्ज है तो उसमें मास जरूर हो। ये डिफरेंस है, ठीक है। बॉडी एग्जिस्ट करेंगे उसको फिर मास होगा तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, ठीक। तो ये दोनों डिफरेंस थे इसमें, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक चार्ज में और मास में, ठीक है अभी टाइम। थैंक यू उसने बताई दिया, पता ही नहीं है ठीक है।